हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने जंगल जात कम कहानी, जो कि काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है, इस कहानी के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस कहानी के कथासार, जिसको आप सार, सारांश और कथावस्तु कहते हैं, इस प्रश्न के ऊपर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसी कहानी के मूल संवेदना के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जंगल जातकम कहानी काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो आलोच्य कहानी जंगल जातकम में कथाकार ने यानी कि काशीनाथ सिंह ने कहानी की मूल संवेदना को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसके कथानक का ताना बाना जमीन और आदिवासी विमर्श के इर्द गिर्द बुना गया है। ठीक है, कहानी में पात्रों का जो चुनाव है वो बहुत ही सावधानी से किया गया है, जिससे उनका चरित्र चित्रण घटना और परिवेश के अनुरूप सजीव बन पड़ा है। तो काशीनाथ सिंह ने अपनी कहानी में जो पात्रों का चुनाव करा है वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक और सावधानी से किया है। ठीक है, जिससे जो उनका चरित्र चित्रण है, जो कहानी का परिवेश है, ठीक है, जो घटना स्थल है, उसके अनुरूप ही उन्होंने पात्रों का चयन किया है। ये कहानी पूंजीवादी विकास और प्राकृतिक संपदा से भरपूर जंगलवासियों के बीच द्वंद्व को उभारती है। तो ये जो कहानी है वो एक तरफ तो पूंजीवादी विकास और दूसरी तरफ प्राकृतिक संपदा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है उनको उभारती है। ठीक है, काशीनाथ सिंह मार्क्सवादी दर्शन को अपनी आँख कहते हैं, इसलिए उनके प्रतीक की बेहद स्पष्ट है। शांत जंगल के एक कोने में उठते हुए काले धुएं का गुबार औद्योगिकरण का, घोड़े पर बैठा तौदियाल जीव जो कि घमोच है पूंजीवाद का, घोड़े की रस्सी थामे मनुष्य पूंजीवादी दास का, कुल्हाड़ियाँ हथियार और मशीन का, और पेड़ों की बस्तियाँ आदिवासी बस्तियों का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये सब प्रतीक काशीनाथ सिंह ने अपनी कहानी में प्रयोग में लाए हैं। ठीक है, उन्होंने इन प्रतीकों के माध्यम से अपनी कहानी को व्यक्त किया है। ठीक है, तो आप ये सब जो प्रतीक है वो अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो काले धुएं का गुबार है वो औद्योगिकरण का प्रतीक है, घोड़े पर बैठा जो तौदियाल जीव है जो कि घमोच है वो पूंजीवाद का प्रतीक है, घोड़े की रस्सी थामे जो मनुष्य है वो पूंजीवादी दास का प्रतीक है। ठीक है, कुल्हाड़ियाँ हथियार और मशीन का, और पेड़ों की बस्तियाँ आदिवासी बस्तियों का प्रतीक है। ठीक है, पाठक को इन प्रतीकों को तलाशने और उनसे तारतम्य स्थापित करने में कहीं भटकना नहीं पड़ता है। घमोच पूंजीवाद का प्रतिनिधि चरित्र है, इसलिए उसकी कद काठी का वर्णन भी तौंदियाल परजीवी के रूप में किया गया है। पात्र का नाम उसकी काया के अनुरूप दिया लगता है। ठीक है, जो पात्र के नाम यहाँ पे रखे गए हैं इस कहानी में वो उनके काया के अनुरूप ही रखे गए हैं। कहानी विकास के पूंजीवादी मॉडल को कटघरे में तो लाकर खड़ा करती ही है, साथ ही प्राकृतिक विनाश के भविष्य की ओर भी इंगित करती है। तो ये जो कहानी है वो एक तरफ तो जैसे कि मैंने आपको बताया पूंजीवादी विकास और प्राकृतिक संपदा के बीच जो द्वंद्व है उसको उभारती है, और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक विनाश एक तरह से हमें भविष्य में नज़र आता है उसको भी इंगित करती है, जो भविष्य में विनाश हो सकता है। ठीक है, और हो रहा है, उस प्राकृतिक विनाश की तरफ भी वो कहानी इशारा करती है। कहानीकार परोक्ष रूप से पूरी मनुष्य जाति से सवाल करता है, क्यों सदियों से जंगल के साथ सहज जीवन कर रहे मनुष्य अब उसी के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। यानी कि पहले तो जो मनुष्य है, जो आदिवासी हैं, वो अपना पूरा का पूरा समय, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा जीवन एक तरह से जंगल के इर्द गिर्द और अपनी इतनी सदियां वो जंगल में ही बिता देते हैं। लेकिन अब वही मनुष्य एक तरह से उन जंगलों के लिए, ठीक है, उस प्राकृतिक संपदा के लिए, उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। क्यों वह एक तौंदियाल
यानी कि पूंजीवादी की गुलामी को विवश हैं। तो ये जो सवाल है वो कथाकार परोक्ष रूप से पूरी मनुष्य जाति से करता है, ठीक है, इस कहानी के माध्यम से। लेकिन जंगल के विमर्श में कथाकार बहुत ही सावधानी से इस बात को स्थापित करने में सफल रहता है कि जंगल का जो असली शत्रु है वो पूंजीवाद है, ना कि दासत्व स्वीकारने के बाद मनुष्य जंगल के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल तो होता ही है, लेकिन मालिक के आदेश पर ऐसा करता है, ठीक है। तो ये जो मनुष्य है वो किसके एक तरह से कहने पे ये सब करता है, वो घमोच के कहने पे ये सब करता है ना। तो यहाँ पर जो असली शत्रु है वो पूंजीवाद है, और मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद का जो प्रतीक है वो किसको माना गया, घमोच को, ठीक है। तो आपने अगर मेरी पहले वीडियो देखी हो, इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने इस कहानी का कथासार बताया है, उस कहानी में एक ये बताया गया है कि जो घमोच है वो मनुष्य को एक तरह से आदेश देता है कुल्हाड़ी वगैरह मारने के लिए, ठीक है। तो मनुष्य जो है उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र, जंगल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र में शामिल होता है वो तो होता ही है शामिल, तो लेकिन वो सब मालिक के आदेश पर ऐसा करता है। और यहाँ पे मालिक किसके लिए यूज़ करा गया है, पूंजीवाद के लिए, क्योंकि जो जंगल का असली शत्रु है वो पूंजीवाद है। और पूंजीवाद किसका प्रतीक माना गया, घमोच को माना गया पूंजीवाद का प्रतीक इस कहानी में। घमोच के कहने पे जो मनुष्य है वो जंगल के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होता है, ठीक है। कहानी में सर्वग्रासी पूंजीवादी के उद्दत स्वर को पहचानने में पाठक को कहीं भी परेशानी नहीं होती। पूंजीवाद के प्रतीक घमोच का संवाद जंगल व्यवस्था से बेहद असंपृक्त एवं कठोर है। तो जो घमोच है, जो कि पूंजीवाद का प्रतीक है, वो जंगल की व्यवस्था से बहुत कठोर एक तरह से रवैया रखता है, बहुत कठोर एक तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। भाव ये है कि हमें किसी की परवाह नहीं। पूंजीवाद से मनुष्य का हाथ मिला लेना जंगल के लिए खतरा है। तो यहाँ पे एक तरह से घमोच जो है, घमोच से मनुष्य हाथ मिला लेता है ना, घमोच के कहने पे ही मनुष्य एक तरह से उसके आदेश पर ही षड्यंत्र रचता है जंगल के खिलाफ मनुष्य, है ना। तो पूंजीवाद से मनुष्य का हाथ मिला लेना जो है वो जंगल के खिलाफ एक खतरा है, क्योंकि जंगल में फूट डालने का कार्य वही कर रहा है जो अभी तक उनके लिए बेहद परिचित था और जंगल के साथ सह अस्तित्व में था, ठीक है। तो एक तरह से परिचित कौन था, मनुष्य परिचित था, ठीक है। इतने सदियों से जो मनुष्य है वो जंगल के साथ एक तरह से जुड़ा रहा है, ठीक है, जंगल के साथ उसका सह अस्तित्व रहा होता है, लेकिन क्योंकि जंगल में फूट डालने का कार्य वही कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, पूंजीवाद। काशीनाथ सिंह समसामयिक एवं बेहद ज्वलंत मुद्दों को कहानी के रूप में जिस तरह पिरोते हैं, यह एक साथ कई आयामों पर प्रकाश डालता है और उस विभीषिका से सतर्क करता है जिसका नाम पूंजीवाद है। कहानी में उन्होंने वृक्षों की प्रकृति के अनुरूप ही उनकी भाषा, व्यवहार एवं हाव भाव को दर्शाया है। तो कहानी का जो पूरा का पूरा एक तरह से ताना बाना है, जो परिवेश है, उनके आधार पर ही उन्होंने पात्रों का चयन करा है और उन पात्रों के जो संवाद हैं, ठीक है, पात्रों के जो हाव भाव है, पात्रों के जो व्यवहार है, पात्रों की जो भाषा है, वो भी उनके अनुरूप ही है, ठीक है, वृक्षों की प्रकृति के अनुरूप ही है। जैसे कि बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ की जो हाव भाव दिखाए गए हैं कहानी में, जो व्यवहार दिखाया गया है, जो भाषा दिखाई गई है, वो हमें एक बड़े बुजुर्ग की तरह लगती है, ठीक है। वह मानते हैं कि पेड़ों का कटना मानव जाति के हित में नहीं है, उनका संरक्षण आवश्यक है। तो हमारी इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो यहीं पर ही समाप्त होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसकी मूल संवेदना समझ आ गई होगी। अब आप अपना उत्तर अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसी कहानी के एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसका शेयर करिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और
रचनाओं की व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।